नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट की। दरअसल ये वो सर्टिफिकेशन होता है जिसके जरिए कनाडा से बाहर रहते हुए यदि हमने कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है तो कनाडा की गवर्नमेंट को ये असेसमेंट सर्टिफिकेट हमारी डिग्री की उनके सिस्टम के साथ में इक्विवेलेंसी साबित करता है। जो भी बंदा फेडरल स्किल हो या फिर एग्री पायलट प्रोग्राम हो उसके ज़रिए पीआर पाथवे की तरफ अग्रसर होता है, उसे इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर ये ईसीएस होता क्या है, किन एजेंसीज़ के थ्रू हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 2 में हम जानेंगे हम वेस्ट की साइट पे इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फेज सेकंड डिस्कस करेंगे कि एक बार जब हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद में हम कॉलेज को किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और कॉलेज किन किन तरीक़ों से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकती है। एक बार हमारे डॉक्यूमेंट्स वेस्ट के पास पहुंच जाते हैं उसके बाद हमारा फेज़ थर्ड स्टार्ट होता है, जहां पर उनको हमारे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि वेस्ट किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करता है। एक बार जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हमारा फेज़ फोर्थ आता है जिसमें हमारा इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन के बाद में हमें सर्टिफिकेट मिलता है। ये चारों फेज़ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कॉमन क्वेरीज जो हर एक बंदे के दिमाग में आती है वो भी जितना मेरा नॉलेज है उतने हद तक मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। यदि आप कोई सेक्शन में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2, जहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से हम वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज की वेबसाइट पर हमारा अकाउंट बना सकते हैं और कैसे हम हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा गेट एन इवैल्यूएशन। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेयर विल यू यूज़ योर इवैल्यूएशन। आप यूएस के लिए यूज़ करेंगे, कनाडा के लिए या न्यूजीलैंड के लिए। हमारे केस में हम यूज़ करने वाले हैं कनाडा के लिए, तो हमने कनाडा सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि किस टाइप ऑफ एप्लीकेशन को आप प्रोसेस कराना चाहते हैं। क्या आप वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कराना चाहते हैं? वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन दरअसल यदि आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए अपना ओल्ड एजुकेशन जो कि आपने कनाडा में नहीं बल्कि कहीं और पूरा किया है उसको कनाडा की इक्विवेलेंसी पे साबित करना है, तो वहाँ पर आप लाइसेंसिंग के लिए, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आपके लिए काम करेगा। बट यदि आप उसे IRCC में सबमिट करके PR या वर्क परमिट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कैटेगरी है ये वाली, यानी कि EC एप्लीकेशन फॉर IRCC। उसके बाद एक और कैटेगरी है EC एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड। ये दरअसल एग्री फूड पायलट जो प्रोग्राम है कनाडा का उसके लिए स्पेसिफिकली ये कैटेगरी का ECA यूज़ किया जाता है। हम बात करेंगे कॉमनली जो ज़्यादा यूज़ होता है EC एप्लीकेशन फॉर IRCC और सिंपली क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले आपसे ये एक अकाउंट बनवाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। और उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे। आपने ईमेल आईडी डाला, उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना जो कोड वेरिफिकेशन का है वो सबमिट कर लिया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखिए क्रिएट अकाउंट का पैनल खुल के आ जाता है। सिंपली आपको अपना गिवन नेम देना है, आपको अपना सर नेम देना है और उसके बाद में अगर आपका कोई सरनेम नहीं है तो यहाँ पे आप इसे चेक मार्क कर सकते हैं। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। और ये देखिए जिस तरह से मैंने अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे फीड कर दिया। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है, डू यू हैव ए वेस्ट रेफरेंस नंबर। मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट किया और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री को वेरीफाई करवाया, आपके पास में उसका एक रेफरेंस नंबर पड़ा है और अब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की डिग्री को वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो ओल्ड रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है यस करते हुए, ताकि उसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में आपकी जो अपकमिंग यानी कि नई जो डिग्रीज आप एवेल्यूएट कराना चाहते हैं वो उसी सर्टिफिकेट में ऐड होती जाए। उसके बाद में यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए और पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया, मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन स्टेब्लिश कर लिया। अब चलते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद एक आपका वेरिफिकेशन का लिंक ईमेल आता है आपकी ईमेल आईडी पे, जिस पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। आपको अपनी डिटेल्स यानी कि जेंडर, टेलीफोन नंबर वगैरह सब भरना होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पेज आपके सामने खुल के आ चुका है। ये पेज दरअसल आपको ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप वेस्ट में अपना कोई भी डिग्री को असेसमेंट कराने के लिए भेजते हैं तो
हमेशा एक प्रैक्टिस में रखिए कि वो आपकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। सो इन केस अगर आपने डॉक्टर्स की डिग्री ले रखी है तो उस केस में आप अपनी डॉक्टर्स की डिग्री यहाँ पर वैस के पास भेजिए, तो उसका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा, ईसीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसे में आपको मास्टर्स और बैचलर की डिग्री भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने मास्टर्स कर रखा है तो आपको अपनी बैचलर्स की डिग्रीज वेरीफाई कराने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसी को कैनेडियन के इक्विवेलेंट में एसेस करके ये एक सर्टिफिकेट देगा जो आपके लिए वैलिड रहता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आप कोई एक डिग्री को एसेस करने के लिए भेजेंगे, उसे भेजने के समय आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टैब पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पैनल खुल के आ जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इक्विवेलेंसी कंट्री आपकी कौन सी है। सो यहाँ पर मैं कनाडा के साथ अपनी इक्विवेलेंसी निकालना चाहता हूँ, तो मैंने कनाडा सेलेक्ट किया। आप आईआरसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, तो मैं इसे यस कर लेता हूँ। उसके बाद आता है कंट्री और टेरिटरी ऑफ एजुकेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। अगर आप इंडिया से पास आउट हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो सिंपली आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ योर एजुकेशन, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर इन प्रोग्रेस है। तो मेरे केस में कंप्लीट है तो मैंने कंप्लीट सेलेक्ट किया। अब टाइप ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपके पास वेरियस टाइप्स है। जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोफेशनल एजुकेशन। आप अपना जो रेस्पेक्टिव एजुकेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ तक इंडिया का मुझे पता है, इंडिया की जो भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑलरेडी मेजर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस है वो वैस के अंदर में अपना डाटा ऑलरेडी रखते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर, जैसे मेरा महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ महाराणा प्रताप, और ये देखिए जैसे ही मैंने टाइप किया ये मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई। उसके बाद में जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर जिसके लिए वैस करवाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। मान लीजिए मेरे पास मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है तो मास्टर्स। सो जैसे ही मैंने मास्टर टाइप किया, यहाँ पर जो भी रिलेवेंट डिग्रीज़ हैं उनके नाम यहाँ पे सजेस्ट हो रहे हैं। मेरा चूँकि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और यहाँ पर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी, सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। सो इस सर्टिफिकेट का मैं ईसीए करवाना चाहता हूँ। तो अब मेरा व्यू रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने हैं। सो यहाँ पर ये बेसिक इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आता है योर रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखे हैं। सो यहाँ पर आपको टोटली 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है डिग्री सर्टिफिकेट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ मार्क। अब डिग्री सर्टिफिकेट जो बेसिकली होता है वो होता है आपका कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट की जो डिग्री है, वो चाहे फाइनल डिग्री हो चाहे प्रोविजनल डिग्री हो, उसकी एक फोटोकॉपी होगी जो कि प्रॉपरली अटेस्टेड और सर्टिफाइड होगी आपकी कॉलेज की तरफ से, जिसे वो आइदर डिजिटली या फिर हार्ड कॉपी में उसकी प्रिंट निकाल के अपनी तरफ से सर्टिफाई करके आपको एनवलप में देने वाले हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट में बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आते हैं। एक आता है आपका ट्रांसक्रिप्ट, और दूसरा आता है आपकी मार्कशीट्स। आइडियली दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होते हैं, मगर प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है ट्रांसक्रिप्ट को। सो यहाँ पर आप क्या करना, मैंने जो एक ईज़ ऑफ प्रोसेसिंग के तौर पर देखा है कि आप ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। वो बेसिकली आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ही होते हैं। सो आपको क्या करना होगा, ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट, और वो जो उनकी कॉपी है वो यूनिवर्सिटी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन, वो उसे अटेस्टेड करके सर्टिफाई करके, और यहाँ पर टोटली अब आपके सामने 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गए, 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक तो डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, एक आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, और एक आपकी मार्कशीट्स हो गई, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स। ये तीनों टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट का एक सेट बना के उन्हें सर्टिफाई करके एक सिंगल एनवलप में पैक करके फिर जो है वो बाई पोस्टल आप भेज सकते हैं, या इनकी सॉफ्ट कॉपी का बंडल बना के डिजिटली जो है वो वैस को भेज सकते हैं। तो ये है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और इस तरीके से हम एंटर हो जाते हैं फेज़ 3 में। यानी कि फेज़ 1 में हमने समझा कि वैस क्या होता है, फेज़ 2 में हमने समझा कि हम किस तरह से हमारा अकाउंट बना सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट आएगा ये पार्ट आता है हमारा फेज़ 3 में। मगर इस पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सॉरी अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है, ओके, ऐड क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स सबमिट करनी होगी, क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से पास किया, कब पास किया, ये सब करने के बाद में जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपसे फ़ीस मांगी जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैस की जो सर्विस फ़ी है वो आज की तारीख में कैनेडियन डॉलर 248 है। सो आपको $248 पे करना होगा। जो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ECA रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू यू, एन ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट
जो आपके घर पे आएगी। उसके बाद ECA रिपोर्ट एसेस बाय IRCC, ये भी फीचर इसमें है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट एंड वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर द फ्यूचर यूज़। सो ये 4 सर्विसेज आपको इसके अंदर में ECA देता है, और उसकी फ़ी आपसे मांगता है $248 टू $48, कैनेडियन डॉलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड डिलीवरी फ़ी, एडिशनल फ़ी एंड 30% ऑफ द हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। सो ये इसके ऊपर टैक्सेशन भी एक्स्ट्रा अप्लाई होगा। सो ये आप जब चेकआउट करेंगे तब आपको फाइनल फिगर जो है यहाँ पर दिखा दिया जाता है। ओके, एक और चीज़ जो अब यहाँ पे स्पेशली इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी है कि इवैल्यूएशन विल बी कंप्लीटेड 30 डेज आफ्टर रिसीप्ट, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट इन फुल। सो ये बेसिकली इनका कमिटमेंट है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने बहुत स्पेशली ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, आफ्टर रिसीव्ड, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इतना सब होने के 30 दिन के बाद आपको जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। बट ये जो रिव्यू, रिसिप्ट और अप्रूवल है, ये ही काफ़ी टाइम लगा लेता है। मेरे केस में काफ़ी टाइम लगाया था, हालांकि उससे मैं आने वाले पार्ट में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम आ जाते हैं एप्लीकेशन पार्ट में। तो सिंपली आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे, पेमेंट करेंगे, और उसके बाद में आपका रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपका वैस का एक रेफरेंस नंबर बन के आ जाता है। अब यहाँ पर आपका जो वैस का रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आएगा, ये होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, जिसे आपको संभाल के रखना है, नोट डाउन कर देना है। आइडियली आपके सामने एक PDF भी आ जाता है। अब यही रेफरेंस नंबर आपके एप्लीकेशन बन के आपके सामने आगे के प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड। यानी कि हमने अप्लाई किया, हमारे पास में वैस का एक रेफरेंस नंबर आ गया, उस रेफरेंस नंबर के जरिए, उस रेफरेंस के नंबर के इस्तेमाल करते हुए हम एक एप्लीकेशन भरेंगे, और वो एप्लीकेशन हमारी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को हम फॉरवर्ड करेंगे। सो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप 2 में हमारा क्या काम है, हम हमारी यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे और यूनिवर्सिटी से वो सारे डॉक्यूमेंट की डिमांड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, यानी कि जब आप अपना वैस रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट आपके बहुत ही काम आने वाला है, जिसका नाम है एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। दरअसल वैस ने अपनी तरफ से एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर फिल करना है, अपनी सारे क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, और उसके बाद में ये फॉर्म आपको सबमिट करना है अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को। इस रिक्वेस्ट फॉर्म के आधार पर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है और फिर फॉरवर्ड करती है वैस के इस पोस्टल एड्रेस पे। यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्रेस कुरियर के लिए एक एड्रेस दिया गया है। आइडियली ये प्रोसीजर अब कम फॉलो होता है, मैक्सिमम जो है आपकी कॉलेज है डिजिटल कॉपी वैस की ऑफिशियल साइट पर फॉरवर्ड करती है। अब वैस और आपकी कॉलेजेस का एक टाई अप होने लग गया है, जिसके अंदर में कॉलेजेस डायरेक्टली वैस को ये डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करती है इलेक्ट्रॉनिकली। बट इंडिया में काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसी है जिनका अभी भी वैस के साथ डायरेक्ट टाई अप नहीं हुआ, तो उस केस में ये बाई पोस्टल या एक्सप्रेस कुरियर भेजा जाता है। सो सिंपली हमें ये फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के आपको अपनी कॉलेज में देना होगा। सो यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसमें जब हम एप्लीकेशन हमारे कॉलेज को भेजते हैं तो उसमें एक फॉर्मल एप्लीकेशन होती है। दरअसल इंडिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक फॉर्मेट है, जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी और फिर उस यूनिवर्सिटी को देना होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप इस एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म को अटैच कीजिए, और ये दोनों चीज़ें इन टुगेदर जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के काम में आती है। यहाँ पर आपने पहले डिटेल अपना भर दिया, नीचे आपको अपना वैस का रेफरेंस नंबर डाल देना है। साथ ही साथ चूंकि मेरी यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं था, तो इस केस में मैंने यहाँ पर इस तरह का रिक्वेस्ट लेटर डाल दिया था, जहाँ पे फ्रॉम में आपका डिटेल्स, टू में आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी कोऑर्डिनेटर है उनका डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह का छोटा सा एक रिक्वेस्ट लेटर बना दीजिए। वो बनाने के बाद में आपको उनको दे देना है, उनको हैंड ओवर फिजिकली या वाया ईमेल, जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपको करना होगा। एक और बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, वो है एप्लीकेशन फ़ी। हर एक कॉलेज जो है वो आपको आपका डिग्री, आपकी मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने का एक चार्ज लेगी, क्योंकि वो आपको एक सेकेंडरीली कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उसका एक नॉमिनल चार्जेस होता है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पे करना होता है। तो यहाँ पर हमने समझा एक फॉर्म, दूसरा लेटर, ये दोनों हमको सबमिट करने हैं। और देखिए, अगर आपकी कॉलेज का डायरेक्ट टाई अप है तो वो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको भेज देंगे, तो सेल्फ वेरीफाइड हुए। अगर वो उनका कोई डायरेक्ट टाई अप नहीं है और वाया पोस्टल या वाया एक्सप्रेस कुरियर के द्वारा वो लोग भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भेजने के समय आपको क्या सावधानी रखनी है उस बात पर हम गौर करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है एनवेलप पैकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने भी इंटरनेट रेफरेंस से आपको समझाने के लिए एक इमेज कैप्चर किया है। दरअसल मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे तो उसका मैं फ़ोटो लेना भूल गया था, ताकि आपको मेरा उस वक्त माइंड में था बट मैं मिस कर गया। बट फिलहाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके का ये जो आपको ऊपर दिखा रहा है, ये है एक फ्रंट
साइड ऑफ हमारा एनवेलप और ये हो गया बैक साइड ऑफ हमारा एनवेलप। फ्रंट साइड में आपको मेंशन करना है अपना वेस रेफरेंस नंबर और ये कंप्लीट एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ये कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके सर्विस मेथड पे, यानी कि कुरियर मेथड पे। यदि आप पोस्टल से भेज रहे हैं तो ये वाला एड्रेस, यदि एक्सप्रेस कुरियर से भेज रहे हैं तो ये वाला एड्रेस। आपको अपना रेफरेंस नंबर लिखना नहीं भूलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखना है। नॉर्मली यहाँ पे लिखा जाता है ऑफिशियल एनवेलप, मगर मैं आपको बता दूँ इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ का ऑफिशियल एनवेलप नहीं होता है। सो यदि आपकी यूनिवर्सिटी का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो वाटरप्रूफ एनवेलप कोई भी चलता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आती है बैक एंड की बात। जब आपकी यूनिवर्सिटी सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी मार्कशीट्स, डिग्री और आपका ट्रांसक्रिप्ट एनवेलप में डाल दे, उसके बाद में आपको वहाँ पर उनसे ये सील लगवानी होगी एनवेलप की क्लोजिंग पर। ये सील दरअसल इस एनवेलप को ऑफिशियली सील कर देगा और यहाँ पर जो बंदा उससे सील लगा रहा है उसका साइन होना चाहिए। आइडियली इंडिया में वैसे लोग बाग ये साइन नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में ये काम कराना भी बड़ा टास्क मैंने महसूस किया है। बट अगर ये स्टैंप हुआ तो भी आपका काम चल जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टैंप लगवाने के बाद यहाँ पर अपना एक ट्रांसपेरेंट टैप जरूर लगा दें, जिससे कि ये सिक्योर हो जाता है आपका एनवेलप। ये इतना आपको करने के बाद में आप इस अपना जो एनवेलप है उसे पोस्ट कर सकते हैं वेस की साइट पर। सो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है इनको एक बार वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली यानी इलेक्ट्रॉनिकली वेस को भेज दिया, तो ये था ऑप्शन 1। दूसरा है आपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटी ने एनवेलप यानी कि बाय पोस्टल जो है, बाय पोस्टल या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वो वेस को भेजा, तो ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 होता है आपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटी ने वो सारा डिटेल्स यानी एनवेलप आपको दिया, आपने मैनुअली जो है वो वेस को वो डिटेल भेजा। ये तीनों ही ऑप्शन मान्य है। सो तीनों तरीके से आप भेज सकते हैं। तो कई लोगों को डाउट होता है क्या हम भेज सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी को ही भेजना है, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डायरेक्टली पोस्ट नहीं करती है, इतना सपोर्ट नहीं करती है। तो उस केस में आप भी वहाँ से कलेक्ट करके फिजिकली ये भिजवा सकते हैं। बट एनवेलप किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सील होनी चाहिए, ये सब आपको बताया, उसे आप ज़रूरी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा पार्ट हो गया 3rd, यानी कि हमने हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेस तक भिजवा दिए। अब आता है स्टेप 4, जहाँ पर वेस में हमारे जब डॉक्यूमेंट पहुँचता है तो हम उसे किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और आगे का प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ओल्ड रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ जो मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के समय लिखी थी। यहाँ पर मैंने मेरी वाइफ की एप्लीकेशन जो अप्लाई करी थी उस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मेरी एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया था। एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पर शिप कर दिए थे वेस के पास में। सो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स वेस को नहीं मिले थे, या मैं ये कहूँ उनके पोस्टल बॉक्स में डिलीवर तो हो गए थे मगर उनके सिस्टम में अपडेट नहीं हुए थे, तब तक जो आपको स्टेटस दिखाती है वो दिखाती है स्टेटस ऑन होल्ड, वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स तो उनको डिलीवर हो जाते हैं, बट डिलीवर होने के बाद भी उनके पोर्टल में अपडेट होने में 5 से 10 दिन, या सीधे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो आप 2 से 3 वीक का थोड़ा वेट कीजिए। ये इतना समय वो नॉर्मली लगा लेते हैं अपने सिस्टम में अपडेट करने में कि यहाँ पर आपका पार्सल डिलीवर हुआ है या नहीं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं या नहीं। इसी पेज को जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ट्रैक माई पैकेज। जब मेरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में थी उसी दौरान मैंने स्क्रीनशॉट्स जो है वो लेके रख लिए थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लेके रख ली थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली किस तरह से ये दिखाता है। सो दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि वेस अभी तक हमारी एप्लीकेशन को होल्ड पे रख के बैठा है और ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आर अवेटेड। मगर यदि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वो उनके एड्रेस पे डिलीवर हो चुका है, सो उस केस में आप जब नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे लॉगिन करने के बाद में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रैक माई पैकेज। इस पर जाकर के आप अपनी ट्रैकिंग नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा पार्सल उनके एड्रेस पे डिलीवर हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ है, एक हमारा पार्सल उनके एड्रेस पे डिलीवर होना, दूसरा उनके एग्जीक्यूटिव द्वारा उस पार्सल को प्रोसेस किया जाना। डिलीवर होने की अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगी और जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में जो हम लॉगिन पेज पे जो हमको दिखाता है ऑन होल्ड जो दिखा रहा था, वहाँ से उसकी स्टेटस अपडेट हो जाती है। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मैंने चेक किया। देखिए ट्रैक माई पैकेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रैक माई पैकेज पे मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक माई पैकेज पे मुझसे कुरियर का डिटेल मांग रहा है, ट्रैकिंग नंबर मांगा जा रहा है। सो यहाँ पर मैंने अपना ट्रैकिंग नंबर डाला और जैसे ही मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पैकेज विद द ट्रैकिंग कोड यू हैव एंटर्ड हैव बीन डिलीवर्ड टू वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर।
सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे कंफर्म करती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में तो पहुंच चुके हैं, अब आगे की प्रोसेसिंग जो वो है वो पेंडिंग है। सो यहाँ पर मेरा कंसर्न फिनिश हो गया, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब स्टेज 3 जो हम बात कर रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट वेस्ट तक पहुंचाने का पार्ट यहाँ तक खत्म हुआ है। अब उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरे जो स्टेटस है वो चेंज हो चुकी है होल्ड से इन प्रोग्रेस की तरफ, और यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट इवेल्यूएशन इनिशियल एप्लीकेशन, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको मिल चुके हैं और उन्होंने रिव्यू स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। सो यहाँ पर फेज़ 4 मेरा स्टार्ट हो चुका है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेस्ट को मिल चुके हैं, उन्होंने रिव्यू अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 मार्च में ये दिखा रहा था कि इन प्रोग्रेस वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर 2 दिन बाद ये दिखा रहा है योर रिपोर्ट इज़ अंडर फाइनल रिव्यू एंड योर रिवोल्यूशन विल बी सेंट टू यू योर रिसिपेंट, यानी कि मेरा जो प्रोसीजर है वो फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है और अभी भी स्टेटस इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती जाती है। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं सेम डे लेट नाइट में मेरी स्टेटस जो है वो अपडेट हो गई एज ए कंप्लीटेड इनिशियल एप्लीकेशन ऑर्डर, योर डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन इनिशियल एप्लीकेशन ऑर्डर इज कंप्लीटेड, वी सेंड कॉपीज ऑफ योर इवैल्यूएशन रिपोर्ट टू योर रिसिपेंट। सो यहाँ पर इस तरह से मेरी इन्होंने जो है ईसीए रिपोर्ट इवैल्यूएट कर ली थी, और यहाँ से आप उसका डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आइडियली आपके पोस्टल एड्रेस पे फिजिकल कॉपी ऑफ रिपोर्ट भी आती है, मगर यहाँ से आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने वेस्ट में अप्लाई किया, फ़ी पेमेंट करी, उसके बाद रेफरेंस नंबर के जरिए हमारा एनवलप जो है वो वेस्ट को भेजा, उस किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। या डिजिटली जब आपकी कॉलेज भेजेगी तो उसके बाद में जब वो डिजिटली भेजते हैं वो तो इमीडिएटली आपका सिस्टम अपडेट हो जाता है, उसके बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती है और फाइनली आपके पास में पीडीएफ रिपोर्ट आ जाती है। सो अब हम एंटर हो चुके हैं हमारे क्वेरी वाले सेक्शन में, और यहाँ पर सबसे पहली क्वेरी ये जो कॉमनली लोगों को होती है कि क्या यदि मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट में किया है या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू किया है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट्स के लिए मैं ईसीए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। दोस्तों आप अप्लाई तो कर सकते हैं, उस ईसीए आपको ग्रांट होगा, इक्विवेलेंसी ग्रांट होगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा एनालाइजिंग मतलब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पर एक से 2 केस मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने इग्नू यूनिवर्सिटी यानी कि जोधपुर की यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में एमकॉम करा था और उनको वेस्ट ने मास्टर्स की इक्विवेलेंसी प्रदान करी, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त उनको दिया है। सो बेसिकली यहाँ अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आप यदि अप्लाई करेंगे तो ये चांसेस रहता है कि आपको इक्विवेलेंसी वो लोग दे दे, बट ये केस टू केस डिपेंड करता है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेरी थी जहाँ पर कौन से कुरियर सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, फेडेक्स, डीएचएस और इंडियन पोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं जो डायरेक्टली पोस्ट करती है गवर्नमेंट कॉलेजेस वो इंडियन पोस्ट के थ्रू, प्राइवेट कॉलेजेस में देखा गया वो फेडेक्स और डीएचएस को प्रीफर करती है। आइडियली आप अपना खुद का क्वेरी ले सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने डीएचएस के थ्रू जो शिप किया था और उसमें लगभग 4 से 5 दिन में जो है वो वहाँ पर डिलीवर भी हो गया था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोसेस एंड गेट ईसीए। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस में मुझे लगभग 35 डेज़ लग चुके थे मेरा जो सर्टिफिकेट इशू होने में, 35 डेज़ आफ्टर डिलीवरी ऑफ माई डॉक्यूमेंट एट देयर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है ना। तो ये 35 डेज़ मुझे लगे थे। आजकल तो हालांकि अगर उनकी साइट पर आप चेक करें तो वो 6 से 8 दिन का टाइम बताते हैं एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, तो ये बहुत कम हो चुका है आजकल, डिपेंड करेगा। बट आप 1 से 2 महीने का टोटल ये प्रोसेसिंग टाइम लेके चलिए। कई बार थोड़ा सा डिले ज़्यादा लग जाता है यदि उनको कुछ क्वेरी है, वो आपके कॉलेज से यदि दोबारा वेरिफिकेशन के लिए अप्रोच करते हैं, वेस्ट वाले आपके लिए कॉलेज को कोई कांटेक्ट करें, उनका रिप्लाई आने में और ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो मैक्सिमम 1 to 2 मंथ का टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इस दौरान आपका वेस्ट सर्टिफिकेट नहीं आता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं दिखती है, तो आप हेल्प पोर्टल के जरिए, वेस्ट की जो हेल्प पोर्टल है उसके जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं या चैट सपोर्ट या ईमेल करके भी उनका रिप्लाई ले सकते हैं। और एक और बात, ट्विटर पे भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मैंने भी 1-2 क्वेरी डाली थी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो है कि मान लीजिए आपने प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग के जरिए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप अपना वेस्ट ईसीए के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं, तो आपको एक मैं सजेशन दूंगा, आप यहाँ पर 2 एनवलप बनाइए दोस्तों। एक एनवलप जहाँ पे आप अपने अंडर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए, एक एनवलप में आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंटेशन डाल दीजिए। और उससे क्या होगा, थोड़ा पहले ये समझ लीजिए कि 2 आपने एनवलप बनाए, दोनों को ही इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी से सील करा दिए और उसके बाद इन दोनों डॉक्यूमेंटों को एक कॉमन एनवलप में डाल दीजिए
इसको सील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अंदर दोनों सील्ड एनवेलप आपने डाले हुए हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि इन केस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला वो लोग वैलिड नहीं मानते, उसकी इक्विवेलेंसी जनरेट नहीं होती है, तो उस केस में आपका अंडर ग्रेजुएट वाला डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उनके पास होगा, तो एटलीस्ट जो आपने फ़ी वगैरह पे करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी और आपको अंडर ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसकी इक्विवेलेंसी तो 100% जनरेट हो ही जाएगी। सो ये बेसिकली टाइम सेविंग है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के बीच में जो पॉइंट डिफरेंस है जो आपका एक्सप्रेस प्रोफाइल में है वो लगभग 5 से 6 पॉइंट का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सो एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि, और स्पेशली उस केसेस में जबकि आपका डिस्टेंस लर्निंग या प्राइवेट में आपने करी है, तो ये एक थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा था। सो ये तीनों क्वेरीज़ का रिप्लाई कर दिया हमने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। स्टार्ट किया है एप्लीकेशन प्रोसेस से एंड तक, पूरा टाइम फ्रेम आपको दिखाया है, लाइव स्क्रीनशॉट्स और वीडियो क्लिप्स डाली है जिससे आप समझ पाएँ कि एंड टू एंड कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। कुछ कॉमन क्वेरीज है जो मेरे दिमाग में आई थी वो भी मैंने इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं या अपने नेटवर्क के थ्रू उसका आंसर लाने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।